भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप फॉलो करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड है, इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट डिस्कस करा चुकी हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है द मोड ऑफ ज्वाइंट वेंचरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस दैट अलाउज अ कंपनी टू कंडक्ट बिजनेस इन अनदर कंट्री हुज लॉज डिस्करेज फॉरेन ओनरशिप इज नोन एज। तो ऐसा कौन सा मोड है ज्वाइंट वेंचरिंग का जो कि इंटरनेशनल बिजनेस अलाउ करता है कंपनीज को कि वो बिजनेस कर सके अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में। ठीक है, फॉरेन ओनरशिप को भी वो डिस्करेज करता है। तो ये क्या इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग कहलाएगा, क्या लाइसेंसिंग है, क्या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, क्या ज्वाइंट ओनरशिप है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ऐसा मोड ज्वाइंट वेंचरिंग का जो इंटरनेशनल बिजनेस को अलाउ करता है या फिर कंपनीज को अलाउ करता है कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस कर सके, तो वो है हमारा लाइसेंसिंग। ठीक है, लाइसेंसिंग के थ्रू हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं ज्वाइंट वेंचरिंग मोड में। तो हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर सेकंड हो जाएगा लाइसेंसिंग। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी समझते हैं। तो अगर हम लाइसेंसिंग की बात करें तो लाइसेंसिंग इज डिफाइंड एज अ बिजनेस अरेंजमेंट। ये एक तरह का बिजनेस अरेंजमेंट होता है जिसमें कंपनी ऑथोराइजेस अनदर कंपनी बाय इशूइंग अ लाइसेंस, जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को अथॉरिटी देती है और एक लाइसेंस इशू करती है। ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे, एक मिनट रुक जाइए, टेम्परेरी एक्सेस इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि वो उसके दूसरी कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक्सेस कर सकती है उस लाइसेंस के थ्रू, जो उसको टेम्परेरी बेसिस पे लाइसेंस अलाउ किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करना, किसी का ब्रांड नेम यूज करना, कॉपीराइट यूज करना, ट्रेडमार्क इशू मतलब यूज करना, पेटेंट यूज करना या किसी की टेक्नोलॉजी यूज करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एडुकेट कंसिडरेशन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के मतलब जो कुछ कंडीशंस होती है लाइसेंसिंग में उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द कंपनी विच वांट टू एस्टैब्लिश अ रिटेल प्रेजेंस इन एन ओवरसीज मार्केट विथ मिनिमल रिस्क, द लाइसेंसिंग स्ट्रेटजी अलाउज अनदर पर्सन और बिजनेस टू एज्यूम द रिस्क ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो ये जो लाइसेंसिंग स्ट्रेटजी होती है ये अलाउ करती है कस्टमर को कि वो एक दूसरे का रिस्क बियर कर सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको लाइसेंसिंग का मतलब क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेस टू बिहेव एथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हमारी, उसमें कौन से ऐसे कमिटमेंट बिजनेस में दिए गए हैं कि हमें एथिकली ऐसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो पहला है हमारा पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल सिक्योरिटी एंड इंक्लूजन। दूसरा है पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड लिटरेसी। तीसरा है मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंसेस एंड प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। चौथा है जेंडर डाइवर्सिटी, प्रॉफिटिंग एंड मार्केट कंट्रोलिंग। और लास्ट है आपका रेंडरिंग, स्पॉन्सरिंग एंड डोनेटिंग टू सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। अब इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ये जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बी, सी और ई। ठीक है, बी जैसे कि लिखा है पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड लिटरेसी की बात होती है, इसमें मेंटेन किया जाता है इकोलॉजिकल बैलेंसेस को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। जेंडर डाइवर्सिटी, प्रॉफिटिंग और ये नहीं होगा, ई होगा, बी सी ई, रेंडरिंग, स्पॉन्सरिंग एंड डोनेटिंग टू सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो सोसाइटी या चैरिटेबल एक्टिविटीज है या पब्लिक हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं या इकोलॉजिकल बैलेंसेस या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली चीजें हैं, वो सब आ जाती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक है, तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ई ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी समझ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR इज दैट अ कंपनी शुड प्ले अ गुड रोल इन कम्युनिटी। तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंपनी को एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए कम्युनिटी में, सोसाइटी में। ठीक है, एंड टेक इनटू अकाउंट द एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स बिजनेस एक्शंस। तो हमें अपने एनवायरमेंटल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेज का ध्यान रखना चाहिए बिजनेस में कि कैसे हमें एक्शन करना है, कैसे हमारी सोसाइटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही आपको कहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है
क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है एज पर कैरोल मॉडल द 4 लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर। तो ये भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्वेश्चन है जिसमें कैरोल मॉडल जिन्होंने दिया है उन्होंने कौन से 4 लेवल्स की बात की है। तो पहला ऑप्शन है फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल एंड लीगल। दूसरा ऑप्शन है फिजिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड इथिकल। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड इथिकल। लास्ट ऑप्शन है फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, सोशल एंड इथिकल। ठीक है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड एथिकल। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। कैरोल मॉडल के अकॉर्डिंग जो 4 लेवल्स दिए गए हैं CSR के वो है फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड एथिकल। ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो कैरोल CSR जो मॉडल दिया है, पिरामिड दिया है, इज अ फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन्स हाउ एंड व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो ये जो हमारा CSR पिरामिड मॉडल है कैरोल का, ये कहता है कि हमें ये एक्सप्लेन करना है कि हम कैसे और क्यों ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है द पिरामिड वॉज डेवलप्ड बाय आर्ची कैरोल। तो इन्होंने आर्ची कैरोल ने इसको दिया था और इन्होंने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कैरोल्स 4-part definition of CSR was originally stated as follows। तो जो इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या क्या है। तो CSR encompasses द इकोनॉमिक, इन्होंने इकोनॉमिक की बात की है, लीगल की बात की है, इथिकल की बात की है और फिलेंथ्रोपिक की बात की है। तो यही हमारे एग्जाम में पूछा भी गया था कि कौन से 4 मॉडल्स हैं, जो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो CSR मॉडल की या कैरोल मॉडल की। ठीक है। तो हमारी इकोनॉमिक हो जाएगी, लीगल हो जाएगी, इथिकल हो जाएगी और फिलेंथ्रोपिक हो जाएगी। ठीक है। सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये दिया हुआ है कैरोल मॉडल ने। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उपासला मॉडल की बात हुई है। उपासला मॉडल फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इज नॉट वैलिड फॉर। तो ये किस चीज के लिए वैलिड नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है एग्री बिजनेस इंटरप्राइजेस, फोर्थ है आपका ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस। तो अगर हम उपासला मॉडल की बात करें तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से भी रिलेटेड है, एग्री बिजनेस इंटरप्राइजेस की भी बात है, इसमें ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस की भी बात हुई है, लेकिन कहीं पे भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की बात उपासला मॉडल में नहीं हुई है। ठीक है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि यही है जो बात जिसकी उपासला मॉडल में नहीं की गई है। चलिए अब इसका मॉडल भी थोड़ा देख लेते हैं। तो उपासला मॉडल की बात करें तो द उपासला मॉडल इज वन ऑफ द थ्योरीज डिस्क्राइबिंग द इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस ऑफ फर्म्स। तो ये जो उपासला मॉडल है ये एक ऐसा मॉडल है एक ऐसी थ्योरी है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो इंटरनेशनलाइजेशन होता है फर्म का वो प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है। द मॉडल स्टेट्स दैट फर्म्स फर्स्ट चूज टू एंटर नियर बाई मार्केट्स विथ लो मार्केट कमिटमेंट। तो एक बार स्टार्टिंग में जो है जो मॉडल है वो कहता है कि जो फर्म है उनको नियर बाई मार्केट में घुसने के लिए जो है लो मार्केट कमिटमेंट में घुसना चाहिए। ठीक है। द उपासला मॉडल इज बेस्ड ऑन 4 कोर कॉन्सेप्ट। तो ये 4 कोर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। एक आपका मार्केट कमिटमेंट, दूसरा मार्केट नॉलेज, तीसरा करंट एक्टिविटीज एंड चौथा कमिटमेंट डिसीजन। ये भी पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा मार्केट कमिटमेंट का, दूसरा है मार्केट के नॉलेज का, तीसरा है करंट एक्टिविटीज का और लास्ट है आपका कमिटमेंट डिसीजन का। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, सॉरी मैच लिस्ट करना है। मैच लिस्ट 1 को दूसरी वाली से लिस्ट करना है। ठीक है। तो पहले में कह रहा है फिस्कल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। तो अगर इसकी बात करें तो क्या ये कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या स्टेक होल्डर इंटरेस्ट ग्रुप है, ये कोई बिजनेस एथिक्स है या इकोनॉमिक पॉलिसीज है। तो इसके नाम से क्लियर हो जा रहा है ये फिस्कल, मॉनेटरी और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की बात कर रहा है जो कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है। तो ए का ऑप्शन 4th हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है सोशल ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स सेवरल स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है स्टेक होल्डर्स की। तो अगर हम सोशल ऑब्लिगेशंस की बात करें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा, तो बी का 2nd हो जाएगा। इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा ए का 4th, बी का 2nd। ठीक है। ए का 4th, बी का 2nd, ए का 3rd दिख रहा है, बी का 4th दिख रहा है।
ए का हमारा हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ लास्ट वाले में है, तो हमें लगता है कि फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए इसमें। जी फोर्थ वाला सही है, यानी ए का हमारा फोर्थ हो जाएगा। फिस्कल मॉनेटरी ये इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई। सोशल ऑब्लिगेशन हमारा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर्स, क्रेडिटर ये स्टेक होल्डर और इंटरेस्ट ग्रुप में बात होती है। मोरल प्रिंसिपल्स दैट डिफाइंस द राइट और रॉन्ग, तो ऐसे प्रिंसिपल जो राइट और रॉन्ग डिसाइड करते हैं वो हमारे बिजनेस एथिक्स होते हैं, तो डी का ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिसमें ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है और डी का थर्ड है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है? तो इकोनॉमिक पॉलिसी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये हमारे इकोनॉमी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज आर टिपिकली इम्प्लीमेंटेड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो हमारी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको एडमिनिस्टर गवर्नमेंट करती है और उनको बनाती भी गवर्नमेंट है, इम्प्लीमेंट भी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसके। तो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, डिसीजंस है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के डिसीजन है, रिच और पुअर के डिसीजन है, वो सब इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्यूटी या ऑब्लिगेशंस होती है बिजनेस की अदर स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेक होल्डर्स और इंटरेस्ट ग्रुप। तो स्टेक होल्डर्स और इंटरेस्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो इन बिजनेस स्टेक होल्डर इज एनी इंडिविजुअल ग्रुप और पार्टी that has an interest in an organization and the outcomes of its actions। तो जिनका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट या ग्रुप होते हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो अगर हम कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे एम्प्लॉइज आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, कम्युनिटीज आ जाती हैं और गवर्नमेंट भी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स की बात करें तो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस की बात होती है, क्या सही है क्या गलत है इसकी बात होती है। तो अगर आप एथिक्स का मतलब समझे तो एथिक्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हील इन बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू अ बिजनेस एथिक्स की बात करें तो ये रिफर्स करता है कोड ऑफ कंडक्ट जो कि बिजनेसेस को एक्सेप्ट करना होता है और फॉलो करना होता है अपने बिजनेस में। ठीक है, तो बिजनेस में जो रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने होते हैं वही हमारे बिजनेस के एथिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन दी 6। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेक्शन 9 में कौन से जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहला है सिंगल टायर सिस्टम, दूसरा है 2 टायर सिस्टम, तीसरा है 3 टायर सिस्टम और चौथा है ओपन सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ हायरार्की। तो ये तो है ही नहीं है। तो अगर हम बात करें तो रिड्रेसल मैकेनिज्म जो कंज्यूमर डिस्प्यूट में सेक्शन 9 में जिसकी बात की गई है वो हमारे 3 टायर सिस्टम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे 3 टायर सिस्टम में कौन कौन से आते हैं। तो सेक्शन 9 इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो जो प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसका जो सेक्शन 9 है उसमें क्या किया गया है, उसमें एस्टेब्लिश किया गया है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज को, जिसमें फॉलोइंग एजेंसीज की बात की गई है, यानी 3 टायर्स या 3 एजेंसीज की बात की गई है। ये आपने सुना भी होगा। पहला है हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा है स्टेट कमीशन, तीसरा है नेशनल कमीशन। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया है स्टेट गवर्नमेंट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको एस्टेब्लिश किया गया है स्टेट के द्वारा और यहाँ पे अप टू 1 करोड़ की बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेट कमीशन, इसको भी एस्टेब्लिश स्टेट गवर्नमेंट ने किया है और ये हर एक स्टेट में एस्टेब्लिश किया गया है। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया गया है लेकिन इसको हर एक स्टेट में एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक के अमाउंट की बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेशनल कमीशन, ये इसको एस्टेब्लिश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और यहाँ पे हमारे 10 करोड़ से ऊपर की बात होती है। ठीक है, तो यही 3 टायर्स हैं जो कि इसमें बताए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्ट्रेन ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को से जुड़े हुए हैं। पहला है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, दूसरा है नेशनलाइजेशन, तीसरा है इमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स, चौथा है रेगुलेटरी कंट्रोल्स, पांचवा है मूव टॉवर्ड्स फ्री मार्केटिंग सिस्टम। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा बी सी और डी
यही 3 फैक्टर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। पहला आपका नेशनलाइजेशन, दूसरा आपका इमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स और तीसरा आपका रेगुलेटरी कंट्रोल्स। ठीक है, बाकी ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये नहीं होगा और आपका मूव टवर्ड्स फ्री मार्केटिंग सिस्टम ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनके कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। तो पहला हमारा नेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन थ्रेटन्स नेशनल आइडेंटिटी बिकॉज इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर एनी वन national identity to maintain its distinctive significance and set itself apart from other national identities। तो यहाँ पे नेशनलिज्म की बात होती है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो नेशनल आइडेंटिटी को डिफिकल्ट बनाता है। एक एनीवन नेशनल आइडेंटिटी टू मेंटेन इट्स डिस्टिंक्टिव सिग्निफिकेंस, वो अपनी सिग्निफिकेंस को या पहचान को मेंटेन नहीं कर पाता नेशनल आइडेंटिटी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स। ये ट्रेड बैरियर्स को इमर्ज करता है। The most commonly used barriers to globalization। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन में मोस्ट कॉमनली बैरियर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बैरियर्स हो जाता है। ठीक है, ट्रैफिक्स आर अ काइंड ऑफ टैक्स। टैरिफ्स हमारे एक तरह के काइंड ऑफ टैक्स होते हैं जो कि इम्पोज या इम्पोर्ट किए जाते हैं गुड्स पे, और कभी कभी एक्सपोर्ट करने पे भी गुड्स के टैरिफ्स लगते हैं। ठीक है, वो भी इम्पोर्टिंग कंट्री के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे ट्रेड बैरियर्स होते हैं। लास्ट है हमारा रेगुलेटरी कंट्रोल्स। तो ग्लोबल ट्रेड विल नॉट बी एबल इफ देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस इन द नेशन। तो ग्लोबल ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाता जब रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं अलग नेशंस में। ठीक है, तो ये हमारे 3 कॉमन बैरियर्स होते हैं। एक हमारा नेशनलिज्म, दूसरा हमारा इमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स और तीसरा हमारा रेगुलेटरी कंट्रोल्स। ये 3 ग्लोबलाइजेशन के बैरियर्स होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है which is the most appropriate mode of entry in international business to an enterprise with little experience of international market। तो इसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री है इंटरनेशनल बिजनेस में घुसने के लिए। ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए और इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो पहला है एक्वाजिशन, दूसरा है स्ट्रेटेजिक अलायंस, तीसरा है ज्वाइंट वेंचर और चौथा है एक्सपोर्टिंग। तो अगर हम बात करें तो इसमें से सबसे अच्छा मोड या मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड हम बात करें तो वो है हमारा एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग के थ्रू जो है हम आसानी से इंटरनेशनल बिजनेस में घुस सकते हैं और एक इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो एक्सपोर्टिंग ही हमारा मेन मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड है इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने का। ठीक है, तो देखते हैं एक्सपोर्टिंग इज द चीपेस्ट मोड। तो ये सबसे चीपेस्ट मोड है जो कि अवेलेबल है among the rest and is preferable to a business enterprise with little experience। तो इसके लिए हमें ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए। अंडर दिस स्ट्रेटेजी द कंपनी एक्सपोर्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स होम बेस। तो इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कंपनी एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट होम बेस से विदाउट एनी मार्केटिंग और प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज। बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी प्रोडक्शन के, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरसीज के। तो एक्सपोर्टिंग हमारा सबसे चीपेस्ट मोड है और अप्रोप्रिएट मोड है इंटरनेशनल बिजनेस में जाने का और उसका एक्सपीरियंस लेने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द थ्योरी दैट सजेस्टिंग दैट द पैटर्न्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय फैक्टर एंडोमेंट रादर देन प्रोडक्टिविटी was propounded by which one of the following। तो ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसने इंटरनेशनल ट्रेड में डिटरमाइन किया है फैक्टर एंडोमेंट को रादर देन प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और तीसरा है हेक्सर एंड बर्टिन ओलिन और चौथा है आपका माइकल पोर्टर। तो अगर हम बात करें तो हेक्सर एंड बर्टिन ओलिन ने ये थ्योरी दी है जो कि प्रोडक्टिविटी को छोड़ करके फैक्टर एंडोमेंट की बात करती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इनकी थ्योरी में क्या क्या बात हुई है। द हेक्सर-ओलिन मॉडल इज एन इकोनॉमिक थ्योरी। ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि प्रपोज की गई है कंट्रीज के एक्सपोर्ट करने के लिए व्हाट दे कैन मोस्ट इफिशिएंटली एंड प्लेंटीफुली प्रोड्यूस। तो ऐसी चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्री में जो इफिशिएंटली प्रोड्यूस की जा सकती है और प्लेंटीफुली प्रोड्यूस की जा सकती है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए इस मॉडल को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडम स्मिथ का। तो एडम स्मिथ ने हमारे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी है। अगर हम डेविड रिकार्डो की बात करें तो इन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की बात की है। अगर हम माइकल पोर्टर की बात करें तो इन्होंने पोर्टर्स नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की बात की है। ठीक है, तो ये चारों लोगों का आप याद। वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 2020 के हैं और कुछ क्वेश्चंस 2021 के हैं।
यानी रिसेंटली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं, उनके क्वेश्चन ज़्यादातर हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस हमारा उस पर रहेगा कि हम एक क्वेश्चन पढ़ें और उसके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि उससे जुड़े हुए और कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रिफर्स टू। तो पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वायरल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स। दूसरा ऑप्शन है मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स बाय वन क्रेडिट कार्ड। तीसरा ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ अ डेबिट कार्ड इनटू क्रेडिट कार्ड। फोर्थ ऑप्शन है एक्सेसिव चार्ज फॉर ऑनलाइन सर्विसेज। तो अगर हम स्कीमिंग की बात करें तो स्कीमिंग इन ई बैंकिंग में मतलब नॉर्मली अगर हम स्कीमिंग देखें तो स्कीमिंग का मतलब होता है फ्रॉड करने से या धोखा देने से। अगर कोई आपका डेबिट कार्ड हैक कर ले रहा है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हैक कर ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें स्कीमिंग में आ जाती हैं। तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन बाय वन क्रेडिट कार्ड तो नहीं आएगा इसमें, न कन्वर्जन ऑफ डेबिट कार्ड इनटू क्रेडिट कार्ड आएगा, न एक्सेसिव चार्ज फॉर ऑनलाइन सर्विसेज आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जिसमें फ्रॉड की बात हुई है। आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वायरल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स। तो क्रेडिट कार्ड से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना या किसी का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हैक करना, ये सब कहलाता है आपका स्कीमिंग। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो स्कीमिंग एक इलीगल प्रैक्टिस है जो कि यूज की जाती है आइडेंटिटी थीफ के लिए टू कैप्चर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड होल्डर। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड होल्डर की इंफॉर्मेशन को कॉपी करने के लिए इलीगल तरीके से, यही क्या कहलाता है, स्कीमिंग कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फॉर अ डिक्लीन इन प्राइस टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस इफ डिमांड इज। अगर हमारी प्राइस डिक्लीन कर रही है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है, तो उसमें केस में डिमांड क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करें तो जब हमारी प्राइस डिक्लीन करती है और टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करती है तो उस केस में हमारी डिमांड इलास्टिक होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाएगा, इलास्टिक। क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है उसके हिसाब से अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे टी आर हो जाएगा। और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होती है, तो दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन है, इसलिए प्राइस इंक्रीज होगी तो टी डिक्रीज होगी और प्राइस डिक्रीज होगी तो टी इंक्रीज होगी। और इस केस में हमारी जो डिमांड होगी वो हमेशा इलास्टिक होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मल्टीनेशनल फर्म इज वन विच। अब मल्टीनेशनल फर्म कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है सोर्स ऑफ सप्लायर्स फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज। ऐसी फर्म जो मल्टीपल कंट्रीज में सप्लाई करती है, या ऐसी कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्शन को मल्टीपल कंट्रीज में, या फिर ऐसी कंपनी जो कंट्रोल और ऑपरेट करती है प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को इन मल्टीपल कंट्रीज। तो अगर हम देखें तो मल्टीनेशनल फर्म हमारी ऐसी फर्म्स होती हैं जो कई कंट्रीज़ में प्रोडक्शन की चीज़ों को मतलब प्रोडक्शन फंक्शन को ऑपरेट करती हैं और कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मल्टीनेशनल फर्म्स ऐसी फर्म्स होती हैं जो कंट्रोल और ऑपरेट करती हैं प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को कई कंट्रीज़ में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ऑल फिगर्स इन ब्रांच स्टॉक अकाउंट आर रिकॉर्डेड एट। ये अभी जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था 2021 में उसका क्वेश्चन है ये। तो हमारा जो स्टॉक और डेटर सिस्टम है वहाँ पे जो ऑल फिगर्स हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट के, उसको कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं कि होल सेल पे रिकॉर्ड किए जाते हैं कि मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं कि सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लास्ट में चेक कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, तो अगर हम स्टॉक और डेटा सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे जो भी फिगर्स होते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट के, उसको हम सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम इज फॉलोड वेयर द गुड्स आर इनवाइस्ड टू द ब्रांच एट द सेलिंग प्राइस। तो स्टॉक और डेटर सिस्टम ऐसी जगह पे फॉलो होता है जहाँ पे गुड्स को के इनवाइस को ब्रांच में जो है सेलिंग प्राइस पे दिखाया जाता है। अगर हम स्टॉक एंड डेटा सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सारे अकाउंट्स नहीं मेंटेन किए जाते, कुछ ब्रांच के अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स होते हैं उन्हीं को हम मेंटेन करते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द सीक्रेट रिपोजिटरी इज क्रिएटेड बाई। तो हमारा जो सीक्रेट रिपोजिटरी या सीक्रेट रिजर्व होता है, इसी को हम सीक्रेट रिजर्व भी कहते हैं, उसको क्रिएट किया जाता है किस चीज़ के लिए। तो 4 ऑप्शन है। पहला है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, दूसरा है एक्सेसिव डेप्रिसिएशन प्रोविजन, तीसरा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, चौथा है डी वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा हो जाएगा एक्सेसिव डेप्रिसिएशन प्रोविजन। तो हम सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हैं जब एक्सेसिव डेप्रिसिएशन का प्रोविजन होता है, ठीक है। और भी कई केसेस हैं जब हम सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करते हैं। तो हम आगे देखते हैं। चलिए सीक्रेट रिपोजिटरी या सीक्रेट रिजर्व की बात करें तो ये सीक्रेट रिपोजिटरी ऑल्सो नोन एज सीक्रेट रिजर्व, इसे हम सीक्रेट रिजर्व भी कहते हैं। और ये एक टाइप का रिजर्व होता है दैट इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम सीक्रेट रिजर्व की बात करें तो इसको हम डिस्क्लोज नहीं करते अपनी बैलेंस शीट में ऑर्गेनाइजेशन की। इन अदर वर्ड्स अ सीक्रेट रिपोजिटरी रिप्रेजेंट्स द सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। तो हमारा जो सीक्रेट रिजर्व होता है वो रिप्रेजेंट करता है सरप्लस हमेशा एसेट्स के ऊपर ओवर लायबिलिटीज पे, ठीक है। एंड दैट सरप्लस इज नॉट मेंशन इन अ बैलेंस शीट। और ये जो सरप्लस होता है हमारा लायबिलिटीज के ऊपर एसेट्स का, इसको हम बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करते, इसको हाइड रखते हैं, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करते। चलिए देखते हैं तो सीक्रेट रिजर्व हमारा किन किन केस में क्रिएट किया जाता है। सीक्रेट रिजर्व्स आर क्रिएटेड इन द फॉलोइंग वेज बाय शोइंग एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हम ज़्यादा डेप्रिसिएशन शो करके सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को कम दिखा करके कर सकते हैं। बाय रिमूविंग एन एसेट्स कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम अपनी अकाउंट की बुक में एसेट्स को ना दिखा करके या रिमूव करके भी अपने सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकते हैं। बाय ओवर वैल्यूइंग लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को ओवर वैल्यू करके भी हम दिखा सकते हैं। जैसे अंडर वैल्यू करके करंट एसेट्स को दिखा सकते हैं, वैसे ओवर वैल्यू करके लायबिलिटीज से हम सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय ट्रीटिंग द इनकम एक्रूड एज अ लायबिलिटी। तो अगर हम लायबिलिटी में एक्रूड इनकम दिखाते हैं तो उससे भी हम सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाय सेटिंग असाइड अ हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजर्व फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज। तो फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए हम हाई अमाउंट दिखा दें प्रॉफिट का, तो उससे भी हम सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। तो अब पूछ रहा है कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं उसमें किस तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। पहला ऑप्शन है कैपिटल नेचर ओनली, दूसरा ऑप्शन है रेवेन्यू नेचर ओनली, तीसरा है बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, चौथा है इनकम ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, और बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो ऐसी फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं जो नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट होती है, जहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव नहीं होता, ठीक है, सोशल वेलफेयर मेन मोटिव होता है। तो उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस ना बना के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो ये जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल हम रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर ओनली, ठीक है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है, ठीक है। तो इसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स को दिखाते हैं केवल रेवेन्यू नेचर के, कैपिटल नेचर का कोई ट्रांजेक्शन नहीं आता इसमें। चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है, प्रिपेयर्ड बाय प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। द इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर्स आर इंक्लूडेड इन दिस अकाउंट, केवल रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स को दिखाते हैं। एनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट इंक्लूडेड, कैपिटल नेचर का कोई भी ट्रांजेक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो इसमें नहीं आता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो AS 6 से डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बोल रहा है, AS 5 से नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड बोल रहा है, AS 9 से रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोल रहा है, AS 7 से अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोल रहा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें से AS 6 से डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग होता है, बिल्कुल सही।
AS5 से नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड होता है, सही है। AS9 से रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है, लेकिन AS7 से अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। AS7 की बात करें तो उससे होता है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्शन आ जाता है AS7 में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टैक्स कैटेगरीज अंडर द GST। तो अब GST का टैक्स स्लैब रेट पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा रेट होगा GST का। तो अगर हम देखें तो GST हमारा 5% भी होता है, ठीक है, 20% नहीं होता, ठीक है। GST हमारा 20% नहीं होता, 5% होता है। तो ए ऑप्शन जहाँ जहाँ है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन जहाँ जहाँ है वो सही हो जाएगा। उसके बाद डी, ई और सी, ई में देखना है, यानी ई भी होगा ए भी होगा, डी और सी में देखना है। ई हमारा 28% है, 28% भी होता है। ई और ई हो ही गया, हमारा डी और सी में देखना है। डी हमारा 20% है, सी हमारा 12% है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5%, 12%, 28%, ए सी ई। तो ए सी ई हमारा थर्ड है, तो इसलिए करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्योंकि अगर हम GST के टैक्स स्लैब रेट की बात करें तो 5% होता है, 12% होता है, 28% होता है, ठीक है, 0% भी होता है। देखिए मैंने टैक्स स्लैब रेट लिख भी दिया है। फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स द प्राइमरी GST स्लैब्स आर करेंटली नील रेटेड, यानी कि जो 0% है, 5%, 12%, 18%, 28%, लेकिन कहीं भी 20% नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिविलेज और राइट ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ऐसा कौन सा है इसमें जो कोई प्रिविलेज या राइट नहीं है होल्डर इन ड्यू कोर्स में अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो पहले की अगर हम बात करें तो स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग सिग्नेचर और कैपेसिटी ऑफ अ प्रियोर पार्टी। दूसरा बोल रहा है स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तीसरा बोल रहा है स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ द पे टू इंडोर्सर। चौथा बोल रहा है हमारा स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग द जेन्युइननेस और वैलिडिटी ऑफ द पेस इंडोर्समेंट। इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 4 हो जाएगा, स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग द जेन्युइननेस और वैलिडिटी ऑफ द पेस इंडोर्समेंट। तो अगर हम बात करें तो होल्डर इन ड्यू कोर्स में ये कोई प्रिविलेज नहीं होता, बाकी सारे हमारे प्रिविलेज होते हैं, ठीक है। चलिए हम इनका भी डिटेलिंग देख लेते हैं। तो अगर हम होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात करें तो इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु एक्वायर्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। तो ये रिफर करता है ऐसे पर्सन को जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेता है, ठीक है, वो भी एक गुड फेथ में, मतलब अच्छे भरोसे के साथ, फॉर कंसिडरेशन बिफोर इट बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट एंड विदाउट एनी आइडिया ऑफ डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द पार्टी हु ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू हिम। उसको कोई आइडिया भी नहीं होता कि जो पार्टी उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रही है वो कैसी है, मतलब उसने डिफेक्टिव टाइटल तो नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी एक गुड फेथ के साथ जो है उस कंसिडरेशन को फॉलो करता है। आगे देखते हैं। ए पर्सन हु एक्वायर्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोनाफाइड फॉर सम कंसिडरेशन। तो ऐसा पर्सन जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर करता है कुछ कंसिडरेशन के साथ, हुज पेमेंट इज स्टिल ड्यू इज कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स। और उसका पेमेंट अभी तक ड्यू रहता है, उसी को हम कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत क्या क्या प्रिविलेजेस दिए गए हैं, ठीक है। प्रिविलेजेस ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, लाइबिलिटी ऑफ प्रियोर पार्टीज की लाइबिलिटीज रहती हैं, फिक्शिशियस पे ही रहता है, विदाउट कंसिडरेशन होता है, कंडीशनल डिलीवरी होती है, क्लींस्ड ऑफ ऑल डिफेक्ट्स को क्लीन किया जाता है, अनलॉफुल मीन्स होते हैं। और आगे देखें एवरी होल्डर इन इज अ होल्डर ड्यू कोर्स। तो जितने भी होल्डर होते हैं इसमें वो होल्डर ड्यू कोर्स होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में बी बाउंड अप बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है यानी LLM है, वो कौन सी वन ऑफ द फॉलोइंग जो है बाउंड करती है लाइबिलिटी को, ठीक है। तो पहला है वॉलेंट्री, दूसरा है बाय द रजिस्ट्रार इफ द फर्म फेल्स टू फिल एनुअल रिटर्न इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 60 days ऑफ क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। या फिर ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013
या फिर आइदर वॉलंटरी और बाय द ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें कि उसको वाउंड अप कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि या तो हम वॉलंटरी या फिर ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि आइदर वॉलंटरी और बाय द ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत हम LLP को जो है वाउंड अप करते हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो सेक्शन 63, 64 एंड 65 ऑफ द LLP एक्ट 2008 रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द LLP। तो अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 63, 64 और 65 में जो है, जो LLP एक्ट का सेक्शन है, उसके 2008 में ये रेगुलेशन किया गया है कि प्रोसेस क्या क्या है वाइंडिंग अप करने के लिमिटेड पार्टनरशिप के। ठीक है, तो द LLP वाइंडिंग अप कैन बी इनिशिएटेड वॉलंटरी और बाय द ट्रिब्यूनल। तो इसको हम वॉलंटरी भी बाइंड अप कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल के द्वारा भी बाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द एग्जामिनेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शंस कंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज टर्म्ड एज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसा एग्जामिनेशन जो कि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम वेरिफिकेशन भी नहीं बोलते, ठीक है, वैल्यूएशन भी नहीं बोलते, वैलिडेशन भी नहीं बोलते। तो उसको हम लोग जानते ही हैं कि उसको हम बाउचिंग बोलते हैं। तो बाउचिंग या बाउचर जो हम बनाते हैं, जो बिल्स या इनवाइस बनाते हैं, वही हमारा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन का। वही एक ओरिजिनल प्रूफ होता है कि हमारा ये ट्रांजेक्शन इस दिन टेक प्लेस हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी हो जाएगा, बाउचिंग। तो चलिए बाउचिंग को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो बाउचर्स आर दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि बिल हो गया, इनवाइस हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, वही आपका क्या कहलाता है? बाउचर कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Which one of the following approaches of human resource accounting was suggested by Brumet, Flam, Holch and Pyle? तो इन तीनों के द्वारा कौन सी ऐसी HRA की जो है वो अप्रोचेज हैं जो बनाई गई हैं? ठीक है, तो पहला है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, दूसरा है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच और चौथा है स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच। तो अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में ब्रूमेट और फ्लैम हॉल्च एंड पाइल के द्वारा जो अप्रोच दी गई है वो है आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाकी सारी अप्रोचेस को भी देख लेते हैं। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच किसने दिया है? रैंसिस लेकर्ट एंड एरिक ने। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच ब्रूमेट, फ्लैम हॉल्च और पाइल ने दिया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच हिकमैन और जोन्स ने दिया है। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच में ब्रूमेट ने क्या क्या कहा है। तो द सम टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज इज कैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स। तो जितनी भी तरह की कॉस्ट होती हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, उन सब का टोटल करके हम वैल्यूएशन निकालते हैं। दीज कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी आपकी रिक्रूटमेंट की कॉस्ट आती है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, प्लेसमेंट है, डेवलपमेंट है, उन सबको हम ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कर लेते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड कहलाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रूमेट। इसको ब्रूमेट, फ्लैम हॉल्च और पाइल ने इंट्रोड्यूस किया था। दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यूएशन करने का ये सबसे पुराना मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि विच वन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो हमारा आंसर उसमें भी यही होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट सजेस्टेड द सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एज एन अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस फर्म। तो कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने सजेस्ट किया है कि सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एक अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव है हमारी बिजनेस फर्म का? तो 4 ऑप्शन है, KW रॉथस्चाइल्ड, सेयट एंड मार्च, रॉबिन्स मैरिस एंड WJ बॉमल। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करें तो WJ बॉमल यानी कि ऑप्शन डी सही है हमारा। यही एक ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने सजेस्ट किया है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन को एज एन अल्टरनेटिव
ऑफ बिजनेस फर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी प्रॉफिट्स को किसने दिया है, KW रॉथस्चाइल्ड ने। बिहेवियरल मॉडल किसने दिया है, सियट एंड मार्च ने। ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन की बात की है रॉबिन मैरिस ने। और WJ बॉमल ने सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात की है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू बॉमल, रेवेन्यू और सेल्स मैक्सिमाइजेशन रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसिस्टेंट विद द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द फर्म। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू या सेल्स मैक्सिमाइजेशन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कंसिस्ट करके एक्चुअल बिहेवियर बताता है फर्म्स का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन फॉर कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ऑन द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कौन सी अजम्पशन नहीं है कंज्यूमर बिहेवियर की। तो पहला है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, दूसरा है यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल, तीसरा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, चौथा है यूटिलिटीज एडिक्टिव। तो आंसर देख लेते हैं। तो अगर हम आंसर की बात करें तो अजम्पशन की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर पे बेस्ड कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अप्रोच नहीं है, इसको इस कार्डिनल यूटिलिटी में डिक्लाइन किया गया है। ठीक है, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी में ये चीज है, तो इसलिए हमारा 14 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। The cardinal utility states that the level of satisfaction of a consumer acquires after consuming any goods and services can be measurable and expressed in quantitative terms। तो अगर हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो उसमें ये कहा जाता है कि जैसे जैसे एक कस्टमर जो है अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अर्न करता है किसी गुड्स या सर्विसेज से, तो उसको हम मेज़र कर सकते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में, यानी कि नंबर्स में हम उनको मेज़र कर सकते हैं वो जो भी सेटिस्फैक्शन अर्न कर रहा है एक कंज्यूमर कोई भी गुड्स या सर्विस बाय करके। ठीक है, चलिए अब इसका एजम्पशन देख लेते हैं। एजम्पशन ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी, तो यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल, तो हमें पता ही है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। द यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इज मेजरेबल, उसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, तो मनी की बात करें मार्जिनल यूटिलिटी के केस में तो वो कांस्टेंट होती है। When a person spends money on a good or service, the marginal utility of money does not change over time। तो चाहे वो गुड्स ले रहा हो या सर्विस ले रहा हो, तो जो भी वो मनी स्पेंड करता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं चेंज होती मनी की किसी भी टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटीज आर एडिटिव। एडिटिव का मतलब हो गया कि हमारी जो यूटिलिटी है वो सिर्फ एक चीज़ से नहीं मिलती, वो कई चीज़ों का एडिशन होकर के हमें यूटिलिटी मिलती है। कंजप्शन ऑफ बास्केट ऑफ आइटम्स डिटरमाइंस ओवरऑल यूटिलिटी, तो हम हर चीज़ का जो कंजप्शन कर रहा है वही ओवरऑल यूटिलिटी को डिटरमाइन करता है। द कंज्यूमर नीड्स थिंग्स लाइक फूड, क्लोथ, शेल्टर, इट्स, तो हमें फूड भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, हमें शेल्टर भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी यूटिलिटी को मेजर करती हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज एज्यूम टू बी डिक्लाइनिंग इन द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो जैसा कि हमने बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी को जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को यहाँ पे डिक्लाइन किया गया है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेशनैलिटी। थ्योरी एज्यूम्स दैट द कंज्यूमर इज रेशनल। थ्योरी ये बताती है कि जो कंज्यूमर होता है वो रेशनल होता है। विच इम्प्लाइज दैट गिवन अ चॉइस ही चूजेस मोर रेदर देन लेस, क्योंकि अगर किसी कंज्यूमर को हम गुड्स की चॉइस देते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस लेता है कम लेने की बजाय। ठीक है, इसीलिए ये रेशनल होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th question, which one of the following measures of central tendency is not affected by the presence of extreme values in the data of the distribution। तो ऐसा कौन सा एवरेज है जो कि अफेक्ट नहीं करता हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज को। ठीक है, तो पहला है अर्थमेटिक एवरेज, दूसरा है ज्योमेट्रिक, तीसरा है पोजिशनल, चौथा है आपका हार्मोनिक एवरेज। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ऐसा एवरेज हमारा पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज के प्रेजेंस को अफेक्ट नहीं करता। तो अगर हम पोजिशनल एवरेज की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक हमारा मीन और दूसरा हमारा मोड। ठीक है, पोजिशनल एवरेजेस आर एवरेजेस, तो पोजिशनल एवरेजेस ऐसे एवरेजेस होते हैं दैट आर एक्सट्रैक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सीरीज इन विच अ सर्टेन वैल्यू फ्रॉम द सीरीज चूजन एंड यूज टू रिप्रेजेंट द एंटायर सीरीज। तो पोजिशनल एवरेज ऐसे एवरेज होते हैं जिसमें हम ढेर सारी वैल्यूज में डेटा की वैल्यूज में से एक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और वही जो सर्टेन वैल्यू होती है वो ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, एक मीडियन होता है और एक मोड होता है, मीन नहीं होता। ठीक है, तो पोजिशनल एवरेज हमारा मीडियन और मोड होता है। मीडियन का आपको पता ही है कि मीडियन में हम मिड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं।
ठीक है। और मोड में हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू बार बार आती रहती है, रिपीटेड जो वैल्यू होती है, वही हमारी मोड कहलाती है। तो मीडियन और मोड जो ऐसे मेजर्स है जो कि सेंट्रल टेंडेंसी के, जो कि अफेक्ट नहीं करते एक्सट्रीम वैल्यूज को। तो जो पोजिशनल एवरेज है वो नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा। वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका 29 सितंबर को है। ठीक है। तो मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है मैंने, जिसमें मैं यूजीसी नेट कॉमर्स में प्रीवियस ईयर में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उसको आपको धीरे धीरे सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है। तो अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 3, जो कि जनवरी 2017 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेट बैलेंस शीट ऑफ अ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी इज डन एज पर, यानी कि सूत्रधारी कंपनी और इसकी आनुषंगिक कंपनी का सामयिक आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित में से किसके अनुसार तैयार किया जाता है। हिंदी तो काफी डिफिकल्ट हो जाती है मेरे लिए। तो मतलब कहने का ये है कि प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेट बैलेंस शीट, तो कंसोलिडेट बैलेंस शीट होल्डिंग कंपनी या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी में किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो ऐसा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके द्वारा ये तैयार की जाती है। तो यहाँ पे हमारा AS 21 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 लेखांकन मानक 21 ऐसा है जिसके अकॉर्डिंग हम जो है होल्डिंग कंपनी में या सब्सिडरी कंपनी में कंसोलिडेट बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। तो यानी कि होल्डिंग कंपनी और इसकी सब्सिडरी कंपनी का सामयिक आर्थिक चिट्ठा, यानी कि आपका कंसोलिडेट बैलेंस शीट जो है वो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड 21 के अनुसार तैयार किया जाता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 से क्या होता है, उसमें विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 कहता है आय पर कर का लेखांकन। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 कहता है मिश्रित वित्तीय विवरण में विनियोगों का लेखांकन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। When a business is purchased, any amount paid in excess of the total of assets minus the liabilities taken is called। तो जब कोई बिजनेस हम परचेज कर रहे, बिजनेस में हम कोई परचेज कर रहे हैं, तो जो हमारा अमाउंट एक्सेस आ रहा है टोटल एसेट्स में और माइनस करने पर लाइबिलिटीज को, तो उसको हम क्या बोलते हैं। उसको हम शेयर प्रीमियम बोलते हैं कि गुडविल बोलते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं कि वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया था। तो अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा आपका गुडविल। ठीक है। तो जब हम एसेट्स में से आपकी लायबिलिटी माइनस करते हैं तो हमारा जो आता है एक्सेस, वो हमारा क्या कहलाता है, गुडविल। लेखांकन में ख्याति एक कंपनी द्वारा खरीदी गई शुद्ध संपत्ति का बाजार मूल्य पर अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। ठीक है। यानी कि गुडविल की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग में गुडविल हम तब कहते हैं जब एसेट्स, जब कोई सामान हम परचेज करते हैं बिजनेस में, तो एसेट से जब हम लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो जो एक्सेस अमाउंट आता है उसी को क्या बोल देते हैं, गुडविल बोल देते हैं। एक और कंपनी की शुद्ध संपत्ति के लिए बाजार मूल्य से अधिक भुगतान करने के लिए तैयार हो सकती है, क्योंकि क्रेता भी अप्रत्यक्ष संपत्तियों को अर्जित करता है। क्रेता कंपनी के उत्पादों या सेवाओं की साख, इनके क्रामिकों की गुणवत्ता, ब्रांड नेम की मान्यता और इत्यादि होती है। ठीक है। तो यहाँ पर गुडविल ही वो एक्सेस कहलाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What is the underlying concept that support the immediate recognition of an estimated loss? तो एस्टिमेटेड लॉस को सपोर्ट करने के लिए कौन सा अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इसमें से होगा। अनुमानित हानि की तत्काल पहचान का समर्थन करने वाली अंतर्निहित अवधारणा क्या है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी कि स्वरूप से यथार्थ अधिक महत्वपूर्ण है। कंसिस्टेंसी है कि मैचिंग है कि प्रूडेंस है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो प्रूडेंस यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो प्रूडेंस यानी कि विवेक एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत हम अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं इमीडिएट रिकॉग्निशन के लिए, एस्टिमेटेड लॉस के लिए। ठीक है।
तो कंजर्वेटिज्म भी इसको बोलते हैं। तो ये जो हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है, इसके तहत ही हम एस्टिमेटेड लॉस के लिए अपना वो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स टू। तो उत्तरदायिक लेखांकन का लक्ष्य क्या होता है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या एम होता है? तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला है आपका, इंश्योर दैट अ मैनेजर इज पनिश्ड इफ थिंग्स गो रॉन्ग। यह सुनिश्चित करता है कि गलत हो जाने पर प्रबंधक को दंडित किया जाएगा। ये तो ऑप्शन ही सुन के सही नहीं लग रहा है। बी है आपका, इंश्योर दैट कॉस्ट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक मैनेजर। यह सुनिश्चित करना कि लागतें विशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी बन जाती हैं। ये हो सकता है। अलोकेट कॉस्ट टू ऑल एरियाज ऑफ अ बिजनेस। लागतों को कारोबार के सभी क्षेत्रों में आवंटित करना, ये भी हो सकता है। रिड्यूस द कॉस्ट दैट अ डिपार्टमेंट इनक्योर्स। विभागों की लागतों को कम करना। तो आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, इंश्योर दैट कॉस्ट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक मैनेजर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही बात की जा रही है मैनेजर की, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। नियंत्रण प्रणालियों में से एक जिम्मेदारी लेखा पद्धति है। तो ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 3 जून 2014 में पूछा गया था। नियंत्रण प्रणालियों में से एक जिम्मेदारी लेखा पद्धति है। यह संगठन के उद्देश्यों के आधार पर उपक्रम के अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने से संबंधित होती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत उत्पाद के बजाय लागत को जिम्मेदारी के केंद्रों के रूप में निर्धारित किया जाता है। यह एक संगठन के विभिन्न प्रभागों के प्रदर्शन को मापने की एक विधि है। ठीक है, प्रत्येक कार्यकारी को उन गतिविधियों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए जो उनकी नियंत्रण में है। तो यानी अकाउंटिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। यह जिम्मेदारी लेखांकन के लिए आवश्यक है। इस तरह की नीति योजना बनाने के लिए आवश्यक है। इस तरह की नीति योजना बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है और काफी प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू। दिखावा पर प्रतिबंध का कारण है। तो किस वजह से इसको प्रोहिबिटेड किया गया है? तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर जो है हमारा प्रकटीकरण अवधारणा, उसके तहत विंडो ड्रेसिंग को प्रोहिबिटेड किया गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2 दिसंबर 2017 में आया था। ये प्रकटीकरण की परंपरा यानी कि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के अनुसार किसी भी व्यवसायिक संस्था कंपनी के दिखावे पर प्रतिबंध होता है। तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर हमारा क्या कहता है कि जो भी चीजें एक्चुअल है उनको पूरी तरीके से सबके सामने डिस्क्लोज करना चाहिए, जिनके लिए ये जानना जरूरी है कि कंपनी की क्या गुडविल है, कंपनी की क्या बैलेंस शीट है, क्या लॉस है, क्या कैपिटल चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यानी कि डिस्क्लोज करना सारे फैक्ट्स को जरूरी होता है। तो लेकिन जो हमारा विंडो ड्रेसिंग होता है उसमें क्या होता है कि वो शो ऑफ किया जाता है, ज्यादा दिखावे पर जोर दिया जाता है, इसलिए ये इसका आंसर होगा। अर्थात इस परंपरा अनुसार संस्था द्वारा वित्तीय विवरणों को प्रकाशित करते समय उसके साथ उन सभी तथ्यों, समकों एवं सूचनाओं को भी सही प्रकट करें जो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ व्यवसाय को प्रभावित करने वाली भी हो। ठीक है, तो सारी सूचनाओं को सही प्रकट करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है। उदाहरण, संस्था के खर्चों को पूंजीगत एवं आय खर्चों में विभाजित करके चिट्ठे में लिखना इत्यादि, ये सब आपका एग्जाम्पल कहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 4 ऑप्शन है हमारा। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज आर क्रेडिट्स एंड डिक्रीज आर डेबिट्स, यानी कि लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये तो हमारा सही लग रहा है क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट्स एंड डिक्रीज आर डेबिट्स, ये तो गलत लिखा हुआ है। जब इंक्रीज होती है एसेट्स तो हम डेबिट करते हैं ना कि क्रेडिट करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन कैपिटल आर डेबिट्स एंड डिक्रीज आर क्रेडिट्स, ये भी गलत लिखा हुआ है। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है और जब वो इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर क्रेडिट्स एंड डिक्रीज आर डेबिट, ये भी गलत लिखा है। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं, क्योंकि नॉमिनल का रूल भी है, हमने पढ़ा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
तो एक्सपेंसेस और लॉसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ना कि क्रेडिट करते हैं। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा कि लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो आपका। इतने टोटल क्वेश्चंस थे। ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ और वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं रहता, आपका 7-8 मिनट का रहता है। ठीक है, तो उसको आप देख के जरूर जाइएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ए कॉन्सेप्ट इन रिटेलिंग दैट हेल्प्स एक्सप्लेन द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिटेलर्स इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस। ठीक है, तो बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि फुटकर विक्रय से संबंधित अवधारणा जो नूतन फुटकर विक्रेताओं के उद्भव की व्याख्या करती है, कौन सी प्राकल्पना कहलाती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, दूसरा आपका सर्विस असॉर्टमेंट है, तीसरा आपका रिटेल लाइफ साइकिल है और चौथा आपका व्हील ऑफ रिटेलिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा यूजीसी नेट एग्जाम में आया था जून 2014 में। ठीक है, तो व्हील ऑफ रिटेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है रिटेलिंग का जो कि हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में न्यू रिटेलर्स के इमरजेंस को। तो यहाँ पर व्हील ऑफ रिटेलिंग आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फुटकर विक्रय से संबंधित अवधारणा जो नूतन फुटकर विक्रेताओं के उद्भव की व्याख्या करती है, फुटकर व्यापार का पहिया यानी कि व्हील ऑफ रिटेलिंग के प्रकल्पना कहलाती है। ठीक है, इसके 4 स्तर निम्नवत हैं। इसके 4 स्तर यानी कि स्टेजेस होती हैं। एक आपकी तीव्र निग्रमन, दूसरी आपकी ऊंचा मूल्य, तीसरी आपकी ऊंचा मार्जिन और फोर्थ आपकी ऊंची ख्याति। ठीक है, तो ये आपके 4 तरह के स्टेजेस इसमें होती है, व्हील ऑफ रिटेलिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारा यूजीसी नेट पेपर 2 एग्जाम दिसंबर 2019 में पूछा गया है। ठीक है, in which of the following years the Bretton Woods agreements was signed by the delegates from 44 nations which led to the establishment of the IMF। यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा ब्रिटेन वुड्स करार कर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप IMF का गठन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का। 1944 सन में जो है ये आपका ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट जो है साइन किया गया, जिसमें IMF स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हिंदी में। वर्ष 1944 में 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा ब्रिटेन वुड करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप IMF अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का संगठन किया गया। ठीक है, तो 1944 में इसका गठन किया गया IMF का। IMF एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का कार्य करती है। ठीक है, चलो इससे हमें ये भी पता चला कि IMF करती क्या है। IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। IMF की विदेश मुद्रा SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहलाती है। तो SDR और CDR पे तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि SDR क्या होता है और CDR क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू फेमा फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड। तो फेमा यानी कि FEMA के अनुसार विदेशी विनिमय शामिल नहीं है। तो विदेशी विनिमय में क्या चीज शामिल नहीं है? तो पहला आपका डिपॉजिट्स पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, किसी विदेशी मुद्रा में देय जमा राशि। दूसरा है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, यानी कि भारतीय मुद्रा में आहरित विनिमय बिल किंतु किसी विदेशी मुद्रा में दे। चौथा है आपका ट्रेवलर्स चेक्स ड्रॉन बाय इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडिया करेंसी, भारत के बाहर स्थित संस्थाओं द्वारा आहरित यात्री चेक किंतु भारतीय मुद्रा में दे। और चौथा है आपका ड्राफ्ट्स ड्राउन बाय बैंक्स आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी, भारत के बाहर स्थित बैंकों द्वारा आहरित ड्राफ्ट और विदेशी मुद्रा में दे। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो फेमा के अनुसार विदेशी विनिमय के अंतर्गत भारत के बाहर स्थित बैंकों द्वारा आहरित ड्राफ्टों और विदेशी मुद्रा में
देयता को शामिल नहीं किया जाता। फेमा का पूरा रूप विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। यानी कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड, तो ये तीनों चीजें तो फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड की जाती हैं, डिपॉजिट्स पेबल करना फॉरेन करेंसी में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ट्रैवलर चेक्स ड्रॉन करना। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है, ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक आउटसाइड इंडिया, ये आपका फेमा में नहीं इंक्लूड किया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेंसी स्वैप इज द मेथड ऑफ, मुद्रा अदला बदला करेंसी स्वैप किसका तरीका है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हेजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, विदेशी मुद्रा जोखिम के विरुद्ध हेजिंग, स्पेकुलेटिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा में सट्टेबाजी। तीसरा है आपका लेवरेज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा प्रयुक्त लेवरेज लिखित। ठीक है, चौथा ऑप्शन है मोड ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर हम बात करें कि करेंसी स्वैप मेथड क्या होता है, तो वो होता है आपका विदेशी मुद्रा जोखिम के विरुद्ध हेजिंग, यानी कि हेजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सामान्यतः मुद्रा अदला बदली या मुद्रा विनिमय या करेंसी स्वैप के अंतर्गत दो देश परस्पर अपनी मुद्रा में व्यापार करने और आयात निर्यात के लिए अमेरिकी डॉलर जैसी किसी तीसरी मुद्रा के प्रयोग के बिना पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर भुगतान करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, करेंसी स्वैप या मुद्रा की अदला बदली कही जाती है। ठीक है, इस प्रकार से मुद्रा अदला बदली करेंसी स्वैप विदेशी मुद्रा जोखिम के विरुद्ध हेजिंग का तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि मुद्रा विनिमय में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार किया जाता है, दोनों देश आयात व निर्यात के लिए अपनी अपनी मुद्राओं में भुगतान करते हैं, जिससे तीसरे पक्ष के मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा मुद्रा विनिमय पर व्यय नहीं करना पड़ता। साथ ही मुद्रा विनिमय में तरलता को बनाए रखने में सहायता मिलती है एवं देश का भुगतान शेष भी स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो इसमें से कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो आपकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ आईडीए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि आईएफसी, चौथा है आपका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि एमआईजीए। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक का, तो उसका ये भी पार्ट होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी उसमें आते हैं और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी आते हैं। लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है आपका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि मीगा, ये आपका उसका पार्ट नहीं है। एक मिनट रुक जाइएगा, इसमें आंसर बी दिया है, सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं आता, बाकी सब चीजें इसमें आती हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। विश्व बैंक समूह निम्नलिखित 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को आर्थिक वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है। तो इसमें आपका IBRD आता है, IFC आता है, IDA आता है, ICSID आता है और मीगा यानी कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी भी आती है। लेकिन आपका ये जो बी ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF नहीं आता, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप में नहीं आता। ठीक है, तो आप भी मेरी तरह गलती मत करिएगा, इसको याद रखिएगा। विश्व बैंक समूह के 4 संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कार्यकारी निर्देशकों के 4 बोर्ड है, जो कि आपके IBRD, IDA, IFC एवं MIGA। तो IBRD के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के तहत बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में शामिल होना अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट जून 2019 में पूछा गया है। क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्टेड इज कॉल्ड। तो परिमाणात्मक आयात प्रतिबंध जो उत्पाद के आयात की मात्रा को सीमित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो आपके कोटा कहलाते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस जो कि लिमिट करती हैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंपोर्ट करने के लिए, वो आपकी क्या कहलाती है, कोटा कहलाती है। चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कोटा एक प्रकार से परिमाणात्मक आयात प्रतिबंध होता है
ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस लगाती है इंपोर्ट पे, जो उत्पाद के आयात की मात्रा को सीमित करता है। एक निश्चित अवधि के दौरान आयात या निर्यात की जा सकने वाली राशि को सीमित करने के लिए आयात कोटा निर्धारित किया जाता है। कोटा का उद्देश्य कुछ उत्पादों की आपूर्ति को सीमित करना, जो आमतौर पर उनकी कीमतों में वृद्धि करता है और स्थानीय कंपनी को बिना मांग के पूंजीकरण करने की अनुमति देता है। ठीक है, एम्बार्गो सबसे गंभीर प्रकार का कोटा है क्योंकि यह पूरी तरह से व्यापार को प्रतिबंधित करता है। कोटा एक प्रकार से गैर ट्रैफिक बाधाओं को की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये गैर ट्रैफिक यानी कि नॉन टैरिफ की लिस्ट में आता है आपका कोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका जून 2019 में पूछा गया है। Which of the following is an instance of non-conventional dumping? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अपारंपरिक पाटन का दृष्टांत है? तो चार ऑप्शन है, स्पॉडिक डंपिंग यानी कि छीटपुट पाटन, प्रीडेटरी डंपिंग यानी कि परभक्षी पाटन, रिवर्स डंपिंग यानी कि व्युत्क्रमी पाटन, और डी परसिस्टेंट डंपिंग यानी कि सतत पाटन। तो इसमें से जो सी ऑप्शन है रिवर्स डंपिंग, यही आपका नॉन कन्वेंशनल डंपिंग में आता है। ठीक है, तो व्युत्क्रम पाटन में पूछा गया है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप उसका आंसर लिख लीजिएगा, फिर लास्ट में बताइएगा कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ ड फॉलोइंग आर नॉट द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम डेटा की बात करें तो सोर्सेज ऑफ डेटा मैंने आपको पढ़ाया ही है कि आपके दो तरह के डेटा के सोर्सेज होते हैं, एक आपका प्राइमरी डेटा होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी डेटा होता है। जो प्राइमरी डेटा होता है वो आपका फर्स्ट हैंड होता है, मतलब कि जो ओरिजिनल डेटा है, जो उससे पहले किसी ने उसको यूज नहीं किया है, एकदम एक्चुअल फैक्ट डेटा जो होता है वो आपका प्राइमरी डेटा होता है। और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो आपका पहले से यूज किया जा चुका है, वो आपका सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसे हैं जो सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज नहीं है। तो पहला है आपका इंटरव्यू। तो अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में क्या होता है, जब साक्षात्कार होता है तो सामने आपके पर्सन बैठा होता है और आप उसका इंटरव्यू लेते हो। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी डेटा नहीं होता है, ये आपका प्राइमरी डेटा में आता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेश होता है, कोई ऐसा नहीं है कि पुराना एक बार इंटरव्यू हो चुका रहता है तो दोबारा उसका लिया जाता है। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में क्या होता है कि आप क्वेश्चंस की लिस्ट बना करके किसी से क्वेश्चंस पूछते हो और वो उसका आंसर देता है, तो ये भी आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि कोई चीज ऑब्जर्व करके फिर उसके बेस पे उस डेटा के सोर्स को इकट्ठा किया जाता है, तो ये भी आपका सेकेंडरी नहीं होता, ये भी आपका प्राइमरी है, फर्स्ट हैंड डेटा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका डी और ई, अनपब्लिश्ड थीसिस। तो ऐसी थीसिस जो एक बार लिखी तो जा चुकी है लेकिन पब्लिश नहीं हुई थी, तो ये अनपब्लिश्ड थीसिस, ये आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा होती है। नेक्स्ट है आपका एनुअल रिपोर्ट, ये भी आपकी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा होती है। तो इसमें पूछा है कि कौन कौन सा सेकेंडरी सोर्स नहीं है डेटा का। तो अगर हम देखें तो ए, बी और सी जो है आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए, बी और सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थ्योरीज दैट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। ऐसी थ्योरीज जिन्होंने इनफॉर्मल ग्रुप्स को जो एक्सप्लेन करती है, आर टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अनौपचारिक समूह का निर्माण करने की व्याख्या करने वाले सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जाएगा। यानी कि इनफॉर्मल ग्रुप्स की जो बात करती है वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं आपके। एक है आपके प्रोपिनक्विटी थ्योरी यानी कि साम्यता का सिद्धांत, दूसरी आपकी सिमिलरिटी और बैलेंस थ्योरी, तीसरी है आपकी डिस्प्लेसमेंट थ्योरी जिसको विस्थापन का सिद्धांत बोलते हैं, और फोर्थ है आपकी नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी, उपलब्धि की आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें ऑप्शन से ही आंसर क्लियर हो जा रहा है, नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी, ये नीड से रिलेटेड है, तो इसमें इनफॉर्मल ग्रुप की कोई बात नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट थ्योरी यानी कि विस्थापन का सिद्धांत, तो इसमें भी कोई सिमिलरिटी की या फिर कोई इनफॉर्मल ग्रुप की बात नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब सिमिलरिटी यानी कि समानता की बात हो रही है, संतुलन की बात हो रही है, तो ये इनफॉर्मल में आ सकता है। साम्यता का सिद्धांत है, ये भी आपका इनफॉर्मल में ही आता है, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ए एंड बी ओनली, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये आपका यूजीसी नेट पेपर एग्जाम दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए और बी सही हो जाएगा और बाकी सब गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा तनाव के प्रबंधन का तंत्र नहीं है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस मैनेज करने का मैकेनिज्म कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव थेरेपी हमारा एक स्ट्रेस मैकेनिज्म होता है मैनेज करने का, जॉब एनरिचमेंट भी होता है, नेटवर्किंग भी होता है। लेकिन ये जो रस्ट आउट है यानी कि परित्याग है, ये ऑप्शन ए आपका कोई भी स्ट्रेस मैकेनिज्म नहीं होता। स्ट्रेस को मैनेज करने का कोई ये मैकेनिज्म नहीं होता, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ट्रीट्स ऑर्गेनाइजेशन एज एन। संगठन का परंपरागत सिद्धांत एक संगठन को मानता है। तो जो हमारी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की कैसी थ्योरी होती है, मतलब ओपन सिस्टम होती है कि क्लोज सिस्टम होती है, कि आपकी टेक्निकल सिस्टम होती है कि मैक्रो सिस्टम होती है। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, ये आपका दिसंबर 2015 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्लोज्ड सिस्टम होती है। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आपकी ऐसी थ्योरी होती है जिसमें क्लोज सिस्टम को माना जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों, ये आपका दिया हुआ है। संगठन का परंपरागत सिद्धांत एक संगठन को बंद व्यवस्था मानता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम मानता है। संगठन के परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत कार्यरत व्यक्तियों व कर्मचारियों के मध्य विद्यमान संबंध एक प्रकार से सीमित होता है, यानी कि फॉर्मल रिलेशन होता है, इनफॉर्मल रिलेशन नहीं होता क्लासिकल थ्योरी में, जो बंद व्यवस्था को इंगित करता है, और इसीलिए उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे फॉर्मल रिलेशंस होते हैं, इनफॉर्मल रिलेशंस नहीं होते एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। F.W. टेलर कॉल्ड द मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन टू, यानी कि F.W. टेलर ने सैनिक जैसा फोरमैन किसे कहा है। तो उन्होंने सैनिक जैसा फोरमैन यानी कि द मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन किसको कहा है। तो चार ऑप्शन है, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर या डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आंसर की अगर हम बात करें तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड को इन्होंने कहा है द मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा है, इसका विश्लेषण हिंदी में दिया गया है। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक अमेरिकी प्रबंधन शास्त्री यानी कि मैनेजर प्रोफेसर F.W. टेलर ने आदेश की एकता यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड के सिद्धांत को सैनिक जैसा फोरमैन कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को आदेश एक ही उच्च अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए ताकि वह उसके प्रति उत्तरदायी हो सके। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, यूनिटी ऑफ कमांड हमारा कहता है कि जब एक ही बॉस के द्वारा सबको जो है इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बॉस होता है, यानी कि कुछ लोग जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनका एक ही जो है सबऑर्डिनेट होता है, सुपीरियर होता है, मतलब 4-5 सबऑर्डिनेट का एक सुपीरियर होता है, केवल वही उनको इंस्ट्रक्ट करता है। तो वही आपका क्या कहलाता है, यूनिटी ऑफ कमांड कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ओनरशिप का सेपरेशन होता है मैनेजमेंट से, किसी संगठन की संरचना में स्वामित्व और प्रबंधन में विच्छेदन किया जाना कहलाता है। तो चार ऑप्शन आपके, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कौन सी होती है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप सेपरेट होती है मैनेजमेंट से। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो आपकी कंपनी होती है। कंपनी हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कंपनी की अपनी एक अलग एंटिटी होती है और ओनर की अपनी एक अलग एंटिटी होती है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस जो भी आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 4th पार्ट होगा। इससे पहले मैं 3 पार्ट और डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे और आपको एग्जाम में हेल्प भी मिलेगी। ठीक है, तो ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है ये रिपीट भी हो सकते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो ये सीरीज आप मिस मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाई, यानी कि प्राप्ति तथा भुगतान लेखा किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यानी कि निर्माणी प्रतिष्ठान द्वारा, दूसरा है आपका नॉन ट्रेडिंग कंसर्न गैर व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा,
तीसरा है आपका ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा, और चौथा है आपका कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो अगर हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स की बात करें तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कंपनियां जो है बनाती है, ठीक है, या ऐसे बिजनेसमैन बनाते हैं जो कि नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, यानी कि हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एनपीओ। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि सोशल वेलफेयर करना होता है, जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होती है, वो आपकी क्या करती है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स बनाती है। बाकी सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, ठीक है। तो इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसलिए ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ गैर लाभकारी संगठन का आय तथा व्यय खाता होता है, ठीक है। तो यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका अकाउंट कौन सा होता है इसमें से? तो पहला ऑप्शन है रियल अकाउंट, दूसरा है नॉमिनल, तीसरा है पर्सनल, चौथा है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट तो इसमें आते नहीं है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट तो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव भी आपके पर्सनल अकाउंट में ही आ जाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता। अब रियल अकाउंट्स में हम एसेट्स की बात करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रियल अकाउंट भी नहीं हो सकता। तो अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स ही उसमें आते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स में हम इनकम एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो इसलिए बी आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नाम मात्र खाता या नामांकन खाता नॉमिनल अकाउंट की प्रकृति का होता है। मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है, ठीक है। यह खाता व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले लाभ हानि खाते के समकक्ष होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, यानी कि निम्नलिखित प्राप्तियों में से कौन सी आयगत प्रकृति की है, कौन सी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो रेवेन्यू नेचर का है। तो पहला ऑप्शन है अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेशों की बिक्री से प्राप्त धनराशि। दूसरा है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश पर प्राप्त लाभांश। तीसरा है आपका अमाउंट बोरोड फ्रॉम अ बैंक, बैंक से ली गई उधार धनराशि। चौथा है कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द एक्वाजिशन ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। तो यहाँ पे तो रोड कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बैंक से अमाउंट निकाला तो वो हमारे लिए एसेट्स हो जाएगी, वो भी नहीं होगा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, लेकिन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कैपिटल नेचर का है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हमारे रेगुलर नेचर के होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। आयगत प्रकृति की प्राप्ति का आश्रय उन प्राप्तियों से होता है जो सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं से उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी कि डेली के जो आपके बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं। आयगत प्राप्तियां आवर्ती स्वभाव रिकरिंग नेचर यानी कि रेगुलर नेचर की होती हैं, अर्थात बार बार प्राप्त होती है। आयगत प्राप्तियों को लाभ हानि खाते में आय के रूप में दिखाया जाता है। प्रमुख आयगत प्राप्तियां इस प्रकार की होती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि स्टॉक की हानि के संबंध में प्राप्त, माल के विक्रय से प्राप्त राशि, रियल एस्टेट के व्यापारी द्वारा भवन भूमि की बिक्री, सरकार से प्राप्त निर्यात संवर्धन हेतु सब्सिडी, ठीक है, बैंक में जमा राशि या निवेश से प्राप्त ब्याज, इंटरेस्ट ऑफ फ्रॉम बैंक है। तो ये सारे आपके रेगुलर नेचर के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि गैर परिचालन व्यय निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऑपरेटिंग नहीं, नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, दूसरा है डेप्रिसिएशन, तीसरा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, चौथा है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और आपका डेप्रिसिएशन, ये सब तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मैनेजिंग डायरेक्टर को सैलरी दे रहे हैं, यानी कि प्रबंधकीय निदेशक को वेतन दे रहे हैं, तो वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए।
ये आपका यूजीसी ने दिसंबर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। गैर परिचालन व्यय यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत प्रबंधकीय निदेशक के वेतन को शामिल किया जाता है। गैर परिचालन व्यय का आश्रय ऐसे व्ययों से होता है जो प्रत्यक्ष रूप से परिचालन कार्यों से संबंधित नहीं होते। तो जो आपके ऑपरेटिंग वर्क से रिलेटेड नहीं होते वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये संबंधित नहीं होते आपके परिचालन कार्यों से, इसलिए इनको हम नॉन ऑपरेटिंग या गैर परिचालन व्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूजीसी नेट एग्जाम 2019 में पूछा गया। ए सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सुटेबल फॉर अ लीजी हैविंग। तो बिक्री और पट्टा वापसी व्यवस्था उस पट्टाधारी के लिए उपयुक्त है। तो पहला हमारा लिक्विडिटी क्राइसिस, दूसरा है सरप्लस फंड, तीसरा है आपका हाई प्रॉफिट, चौथा है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारी जो लिक्विडिटी क्राइसिस है यानी कि जो तरलता संकट से गुजर रहा है उसके लिए सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट ज्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिक्री और पट्टा वापसी व्यवस्था उस पट्टाधारी के लिए उपयुक्त होता है जो पट्टाधारी तरलता संकट की स्थिति से गुजर रहा है, यानी कि लिक्विडिटी क्राइसिस से जो आपका गुजर रहा है उसके लिए ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।